में लेके चलते हैं तुम लोग को, है ना। क्या बोला? क्या सेल का परिभाषा है ना? हाँ वही सेल का परिभाषा, इसके आगे पढ़ लिया ना, टोटल याद है ना। हाँ सेल का परिभाषा। तो चलो फिर से आपको लेके चलते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर और नए तरीके से। तो देखना है, तुम लोग को बताया जा रहा है सेल की परिभाषा लिखें, ठीक है। अगर तुम लोग से पूछा जाएगा कि सेल से आप क्या समझते हैं, सेल का परिभाषा, तो क्या करना है तुमको, बस बताना है ये कि सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है ना। सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे, यानी कि अपने अंदर बैटरी और सेल के अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखती है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच क्या होते हैं? विभवांतर बनाए रखते हैं। विभवांतर को किससे सूचित करते हैं ये तो बताना नहीं पड़ेगा, तुम लोग को बता चुके हैं ना। किससे? भी से सूचित करते हैं। किससे? भी से सूचित करते हैं, तो बनाए रखती है। अब देखना, इसी को क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अब देखना, अगर इसको एक्स्ट्रा में याद रखना है तो सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। अगर पूछेगा सेल जो है किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है, तो तुमको बताना है कि सेल रासायनिक ऊर्जा से किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। उनके पास रासायनिक होता है, हमको देता कौन चीज़ है? विद्युत, यानी कि उसके पास जो है वो नहीं देता है, दूसरा चीज़ बना कर देता है। क्या देता है? विद्युत बना कर देता है ना, तो विद्युत ऊर्जा में कर देता है। अब देखना है कि सेल को लाने वाले कौन से वैज्ञानिक थे। तो सेल को लाने वाले वैज्ञानिक थे इटली के वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा के सर्वप्रथम 1796 में एक ऐसे सरल स्रोत का आविष्कार किया जिससे विद्युत धारा लगातार मिल सके। यानी कि एक ऐसे बोल्ट के निर्माण किया, एक ऐसे स्रोत का निर्माण किया जिससे कि विद्युत धारा लगातार मिल सके, है ना। वैसे चीज़ का निर्माण किया किसने? अलेसांद्रो वोल्टा ने। और कब किया? 1796 में। याद रखना है ना। 1796 अलेसांद्रो वोल्टा। सेल का निर्माण बनाने वाले अलेसांद्रो वोल्टा कब किया? तो 1796, सर्वप्रथम बार ही ने किया था। एक ऐसे सरल स्रोत का आविष्कार किया जिससे कि विद्युत धारा लगातार क्या होते रहे? मिल सके। अतः उनके सम्मान में उसका नाम वोल्टीय सेल रखा गया, है ना। इसी के सम्मान में इसका नाम कौन सी रखा गया? वोल्टीय सेल रखा गया। इन्हीं के यादगार के लिए, सम्मान के लिए, अगर कोई बड़े वैज्ञानिक होते हैं तो उसको सम्मान और आदर दिया जाता है ना। तो चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, समझ गया ना। चलो नेक्स्ट, नीचे इसका एक पार्ट और बचा है, उसको लिखा देते हैं, उसी में बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है, अब पूछेगा बैटरी किसे कहते हैं। क्या पूछेगा? बैटरी किसे कहते हैं। तो बताना है सेलों के सामूहिक व्यवस्था को। बताए थे ना, सेल के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। कई सेलों को एक साथ जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। तो लिखना है कि सेलों के सामूहिक व्यवस्था को ही क्या कहते हैं? बैटरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैटरी का एकदम सिंपल सा है। बैटरी किसे कहते हैं? तो सेलों के सामूहिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। अब देखना है कि जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। अब सीधी सी लाइन में समझना है कि विद्युत परिपथ, परिपथ है ना, पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता होता है। क्या होता है? रास्ता होता है। तो जिस पथ से होकर विद्युत जाता, करेंट जाता है। अब जैसे जैसे आदमी जाएगा तो आदमी जाने का रास्ता हो गया, जिस पर रोड जाते हैं तो गाड़ी जाने का रास्ता हो गया, है ना। और जिसमें कि विद्युत जाता है तो वो किसका रास्ता हो गया? विद्युत का रास्ता हो गया, है ना। तो कह रहे हैं कि जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, इसकी कहानी समाप्त। अब समझना इधर कि ओम का नियम लिखें। ये पूछा जाता है कि ओम का नियम लिखें, कई बार पूछा गया है तुम लोग को। मान लो इसको मोस्ट VVI क्वेश्चन है ना। अब देखना, यदि किसी चालक के ताप में, अगर किसी चालक के ताप में
परिवर्तन ना हो तो क्या बोल रहा है सचिन? यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होते हैं, है ना? क्या होते हैं? समानुपाती का मतलब क्या होता है? बराबर और बटा। क्या होता है? बराबर और बटा। आप समझना है कि यहाँ पर जो है तो जिसमें कि हम आई को किससे सूचित करते हैं? विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं? आई से करते हैं। तो यहाँ पे आई बोले, समानुपाती बोला तो समानुपाती, देखो समानुपाती का चिन्ह ऐसे होता है। अब विभवांतर बोलें तो विभवांतर को क्या होते हैं? भी से सूचित करते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं आर बराबर भी बट्टे आई। कोई दिक्कत यहाँ तक? लोचा कुछ नहीं? चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं है। चलो आगे बढ़ें। चलो ठीक है। अंडर बॉय हल्ला मत करो, चलो ध्यान से सुनो इधर। तो बता रहे थे ओम का नियम किसे कहते हैं। तो ओम के नियम किनके नाम पर पड़ा है, कब पड़ा है, थोड़ा ये ध्यान देखना है ना। बताया जा रहा था कि 1826 में जर्मन के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक है ना, जर्मन के वैज्ञानिक जॉर्ज, कौन है? जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर। अब विभवांतर बार बार समझा रहे हैं कि विभवांतर को किससे सूचित करते हैं? भी से। तो विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा, और उसमें जो प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा का है लड़का, विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं? विद्युत धारा किससे सूचित करते हैं? आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आई से। यानी का संबंध एक नियम के द्वारा व्यक्त किया। इस नियम को उन्हीं के नाम पर ओम का नियम कहा जाता है। और इन्हीं के नाम पे, किनके नाम पर? जॉर्ज साइमन ओम। ओम का पूरा नाम क्या है? जॉर्ज साइमन ओम। ओम के नाम पर ही ओम का नियम रखा गया है, माना गया है, ठीक है, कहा गया है। अब समझना प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब होता है रोकना। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? रोकना होता है। तो आप समझना है कि किसी चालक का वह गुण, कोई चालक है, जैसे मान लेते हैं जिसमें करंट जा रहा है, तो उसमें कोई चीज़ चलेगा, करंट चलेगा, तो उसके लिए वो क्या है? चालक है। तो किसी चालक का वह गुण जो उसमें होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है, यानी कि वो ऐसा चीज़ है कि धारा को रोकता है, ठीक है, धारा को क्या करता है? रोकता है, आप जाने नहीं देता, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि वो जो है केवल क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाएगा। उस धारा का, जिस धारे को उन्होंने क्या करता है? रोकता है, उस धारा को क्या बोलते हैं? उसके धारा के लिए वो क्या कहलाएगा? प्रतिरोध। कोई दिक्कत? क्या दिक्कत नहीं ना? चलो अब इसमें 2 पॉइंट और लिखल है, तो समझ में आया? इसको बता देते हैं उसको भी थोड़ा, आप इसको समझ लो। तो देखो प्रतिरोध बता रहे थे, क्या बता रहे थे? प्रतिरोध। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है जतन? ओम मीटर। आवाज थोड़ा बुलंद करके बोलो ना, गला कहेंगे बोलता है टुनु करके, चप्पल खा गया है ना। चलो आगे। अब देखो घर से नहीं पढ़ने नहीं आओगे तो घर से चप्पल जूता फजेती सब होगा कि नहीं होगा? अब बहुत को तो देखो बेलना से मार खाता है, तो छोड़ो ना उसको, ठीक है। आप देखना है किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है ना। आप देखो किसी भी चालक का प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? रुकावट। अब किस पर निर्भर करेगा? तो कुछ बातें हैं जो कि तुमको याद करना है कि किसमें सबसे ज़्यादा रुकावट होता है, किसमें सबसे तेज़ी से चलता है, ठीक है। तो ये बात कुछ पॉइंट नोट करना है। तो पहला पॉइंट में है कि चालक की लंबाई पर क्या होगा? चालक की लंबाई पर, चालक कितने है ना, चालक की लंबाई पर वो कितने दूरी है, उसका लंबाई, तार जो होते हैं वो कितने दूरी तक है, कहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है, ये समझना है। जिसके बाद दूसरा में समझना है कि चालक की मोटाई पर, किस पर?
चालक की मोटाई पर, यानी कि चालक जो है जिसमें कि विद्युत धारा जाता है, जिसमें कि विद्युत धारा जाता है उसका मोटाई क्या है, कैसा है, नहीं है, उस पर भी निर्भर करेगा। अब देखना है तीसरा है चालक के पदार्थ पर, वो चालक किस पदार्थ का है, चांदी का है, लोहा का है, तांबा का है, एल्युमिनियम का है या फिर पीतल का है, ठीक है। तो ये किस तरह का पदार्थ है उस तरह से उसमें चालक का प्रतिरोध होगा, ठीक है। अब समझना है चौथा है कि चालक के ताप पर, क्या सचिन, चालक के ताप पर, ताप का मतलब समझते हो ना, क्या गलनांक उसका। अब कौन चीज, आप देखो तांबा का गलनांक अलग होगा। अच्छा तांबा और एल्युमिनियम में सबसे पहले गलाएंगे तो कौन होगा, एल्युमिनियम। क्यों ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम कठोर ज्यादा रहता है। कठोर ज्यादा रहता है, देखो वो अलगे भासता है। हाँ क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाँ तांबा के गलनांक से एल्युमिनियम का गलनांक क्या होता है, कम होता है। एल्युमिनियम कम गलनांक पे गल जाते हैं, इसीलिए जो है दोनों में डिफरेंस इतना है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है, प्रॉब्लम पुन नहीं है ना। आप देखना कि प्रतिरोध का संयोजन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो इसका आंसर इधर लिखा दिए हैं, जगह नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं ना। अब वीडियो देखने वाला को भी प्रॉब्लम होगा तो इधर देख लेना है, यहाँ से यहाँ है, ठीक है। अब आगे देखना है, दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक दूसरे के कई विधियों द्वारा जोड़ा जाता है। कह रहा है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को, यानी कि दो प्रतिरोधक का मतलब तो बार बार बता रहे हैं तो समझ में आना चाहिए ना। तो अधिक प्रतिरोधकों को एक दूसरे के कई विधियों द्वारा क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे कि आप हम किसी घर में करंट ले जा रहे हैं तो हमेशा आप देखता है दिन भर तो लाइट जलते नहीं रहता है, तो उसको प्रतिरोध यानी बिजली को रोकने के लिए बीच में लगा देते हैं प्रतिरोध वाला, है ना, यानी कि बटन सिस्टम लगा देते हैं। तो इसको जो है दो से दो अधिक प्रतिरोधकों में जोड़ा सकते हैं, दो में, ठीक है। अब देखना है सबसे पहले श्रेणी क्रम में, कौन सी क्रम में, श्रेणी क्रम में, और दूसरा है समांतर, ठीक है, समांतरकरण और श्रेणी क्रम। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, किसी को भी डाउट है तो बोलो, है ना। और वीडियो को देखने वाले भी कमेंट करो कहाँ पे डाउट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं करना है, तुम लोग को भी कमेंट करना, और दोस्तों के भी शेयर करो कि शेयर करो, ओ शेयर करो, देखो शेयर करो और दोस्त को भी ऐसे ऐसे वीडियो को पहुंचाएं। चलो अभी कितना बताएं, प्रतिरोध कितने बताए थे, दो को बताए थे ना, एगो श्रेणी क्रम और एगो समांतर क्रम। तो अभी यही दोनों को पढ़ना है ना। प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं, यानी कि ये जो है प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम के बारे में तुमको जानना है, और इसमें प्रतिरोधकों के समांतर क्रम क्या है ये समझना है। समांतर क्रम का सूत्र कैसे होता है और श्रेणी क्रम का सूत्र कैसे होता है, ये लिखना है और समझना है। तो देखना है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, प्रतिरोध के बराबर होता है। जैसे में इसका देख लेना है तो R बराबर 1 होता है और R2 होता है प्लस R3 होता है। क्या होता है, R3 होता है। थोड़ा बुक देना तो, RS बराबर प्रतिरोध वाला देना। ये श्रेणी क्रम है ना, ठीक है, श्रेणी क्रम ये, ठीक है ना। तो देखना ये कौन, बराबर लिखा हुआ है, ठीक, क्या लिखा हुआ है, RS बराबर RS बराबर, कोई दिक्कत नहीं, R बराबर RS बराबर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो है R बराबर क्या हो गया, ये सूत्र हो गया। अब देखना प्रतिरोधकों के समांतर क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं, इसमें फिगर होता है, ठीक है। इसका समांतर यानी श्रेणी क्रम जो होता है उसका क्या होता है, फिगर होता है। फिगर बना लेना, ठीक है, ये बता देते हैं, फिगर बना लेना तुम लोग, दिया होगा बुक में या फिर देखकर। आप देखना कि प्रतिरोधकों के समांतर क्रम समूह से आप क्या समझते हैं। तो समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के
समतुल प्रतिरोध का व्युत क्या होता है? क्रम उन व्युत्क्रम, ठीक है, प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमानुपाती के क्या होते हैं? योग के बराबर होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अभी तुरंत बताए थे, क्या बताए थे? उल्टा बताए थे या बट्टे में बताए थे ना। तो अब देखना है, तो R जो है, तो R बराबर कितना हो गया? 1/R, एक प्रतिरोध, दूसरा प्लस में है तो R/1/R2 प्लस, तीसरा है 1/R3। ये सब क्या है? प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध है। तो इस क्रम में अगर रहेगा, ऐसा दिखेगा तो समझ जाना कौन सी क्रम है? समांतर क्रम है। अगर इस तरह से जो दिखेगा तो समझ जाना है श्रेणी क्रम है। ठीक है, अब फिगर दोनों को किताब में होगा या फिर पीछे बताए हैं पीछे वाला क्लास में, तो उसमें जो है बनल होगा, तो उसमें जो है बना लेना जाके। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो चलो, विनती ठीक ठाक है, नहीं दिक्कत है।